हेलो फ्रेंड्स, मैं मौसम स्वागत करती हूँ आपका शुपारी डिजिटल एजुकेशन में। तो स्टार्ट करें आज का सेशन। सीबीएसई हैज रिकमेंडेड मैथमेटिक्स लैबोरेटरी एज पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स करिकुलम। सीबीएसई ने, पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेती हूँ। CBSE has recommended mathematics laboratory as part of mathematics curriculum at upper primary and secondary stage. The main purpose of mathematics laboratory is उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर सीबीएसई ने, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने गणित प्रयोगशाला को गणितीय पाठ्यचर्या के रूप में सुझाव दिया है। गणित प्रयोगशाला का मुख्य प्रयोजन है, यानी पूछा है जो लेबोरेटरी होती है, मैथ्स की जो लेबोरेटरी होती है, उनका मेन उद्देश्य क्या है। करो। टू एनेबल स्टूडेंट्स टू स्कोर मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स, बच्चों को, विद्यार्थियों को गणित में अधिक अंक प्राप्त करवाना। टू रिड्यूस एग्जामिनेशन स्ट्रेस, परीक्षा के तनाव को कम करना। टू ब्रेक मोनोटोनी ऑफ क्लासरूम टीचिंग, कक्ष के शिक्षण की नीरसता को समाप्त करना। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर हैंड्स ऑन लर्निंग, विद्यार्जन के सुअवसर को कार्यकुशलता से उपलब्ध करवाना। यानी देखो, ज्यादा मार्क्स दिलवाने के लिए तो लेबोरेटरी करवाई नहीं जाएंगी, कहीं भी जब मार्क्स आ जाए वो तो ऑप्शन होता ही नहीं है। रिड्यूस एग्जामिनेशन स्ट्रेस, एग्जामिनेशन के स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए हम लेबोरेटरी का इस्तेमाल थोड़ी करेंगे, तो वैसे वो करेंगे कि साइको एनालिसिस करेंगे, कोई और मेथड यूज करेंगे कि उनको स्ट्रेस है या नहीं। टू ब्रेक मोनोटोनी ऑफ क्लासरूम टीचिंग, ये भी कभी नहीं होगा कि कक्षा की नीरसता को समाप्त करने के लिए हम वैसी चीजों में जाएंगे, ये कभी नहीं होगा। ये सही है। हैंड्स ऑन लर्निंग का मतलब है जब तक वो अपने हाथों से करके नहीं सीखेंगे तब तक वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेबोरेटरीज का मतलब यही होता है कि जहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, आप फिजिक्स में देख लो, केमिस्ट्री में देखो, जब तक अपने हाथों से खुद सॉल्यूशंस को मिलाते नहीं हो तब तक कुछ नहीं होता ना। सॉल्यूशन मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, किसी और का सॉल्यूशन। आई बात समझ में? केमिस्ट्री लैब की बात कर रही हो, फिजिक्स की बात करो, जब तक एक्सपेरिमेंट्स खुद से नहीं करते हो, पेंडुलम को देखते नहीं हो, तब तक खुद से नहीं पता चलता ना कुछ भी। तो ये हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए ही ऑर्गेनाइज की जाती है लेबोरेटरीज, ठीक है। जहाँ पे भी तुम्हें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लिखा मिल जाए और क्या मिल जाए, लर्निंग, वो कनेक्टिंग विद रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, रियल वर्ल्ड, एवरीडे लाइफ, ये सब क्या है, ये सब ही सही आंसर होते हैं, ठीक है। ये मैं तुम्हें की हिंट दे रही हूँ, ये कुछ ऐसे वो है जो सही आंसर होते हैं। चलो अब आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। पढ़ोगे क्या है, थ्योरम के बारे में है। Which one of the following statements is true about axioms? Axiom के बारे में क्या ट्रू है? सबसे पहले तो axiom are same as propositions, अभिग्रहत्व साध्य एक जैसे ही है, जी नहीं। Axioms propositions होते हैं which are assumed, जो assume किए जाते हैं। सिर्फ इसी पे मत चले जाना कि same as proposition, ये assume किए हुए होते हैं। Axioms can be proved, axiom को प्रूव नहीं किया जा सकता। Axioms are the same as theorem, axioms theorems की प्रमेय की तरह ही होते हैं, जी नहीं। Axioms are mathematical statements which cannot be proved, ये ऐसी स्टेटमेंट है, ऐसी कथन है जिनको प्रूव नहीं किया जा सकता है, ये सही है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। Axiom की डेफिनेशन, axiom के ऊपर 3-4 क्वेश्चन आ चुके हैं, तीनों में अलग अलग घुमा फिरा के एक ही बात बोली जा रही है। Axioms are mathematical statements which cannot be proved, ये ऐसी स्टेटमेंट है, ऐसे गणितीय कथन है जिनको प्रूव नहीं किया जा सकता। आई बात समझ में? जिनको सिद्ध नहीं किया जा सकता है। क्लियर है या नहीं? बताओ। एक्सियम से रिलेटेड मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन करवाए हैं, बाकी आपको पेडागोजी में भी दिए हैं सारे, वो आपको अच्छे से करने हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following is the most essential aspect of mathematics planning in upper primary classes? मतलब उच्च प्राथमिक कक्षाओं में गणितीय योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अनावश्यक है, मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है। आई बात समझ में? अति आवश्यक है, सॉरी, क्या है? अति आवश्यक है, मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला क्या है? प्रेजेंट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स इन हायरार्किकल मैनर, यानी हायरार्किकल मैनर में एक क्रमबद्ध श्रेणी में प्रस्तुत करना गणित को। राइट एक्टिविटीज इन रजिस्टर फॉर रेफरेंस, क्रियाकलापों को एक रजिस्टर में लिखना। प्रोवाइड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज टू अलाउ लर्नर्स टू कंस्ट्रक्ट कॉन्सेप्ट्स, शिक्षार्थियों के लिए विद्यार्जन अवसरों को उपलब्ध कराना जिससे कि वो संकल्पनाओं की रचना कर सके, निर्माण कर सके। फॉलो द सीक्वेंस ऑफ टेक्स्ट बुक, बुक के ऊपर ही रहना, बुक का सीक्वेंस फॉलो करना। अब तुम खुद बताओ जल्दी से, कौन सा एक
की हिंट वाला वर्ड आ रहा है इसमें, हिंट वाला वर्ड कौन सा आ रहा है देखो। हायरार्किकल मैनर में करते हैं लेकिन ये मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है। रजिस्टर में रेफरेंस लिखना ये तो है ही नहीं, मतलब है लेकिन मेन नहीं है। मेन क्या है आपका कंस्ट्रक्ट कॉन्सेप्ट, कंस्ट्रक्शन जहां पे आ जाए, मैंने कई बार बताया कंस्ट्रक्शन जहां पे आ जाए वही आपका सही आंसर होता है। टेक्स्ट बुक को फॉलो करते रहेंगे तो कंस्ट्रक्शन कहाँ से करेंगे फिर। आई बात समझ में, जल्दी बताओ आई बात समझ में। जहाँ पे कंस्ट्रक्शन आ जाए, कंस्ट्रक्ट करना, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना, वही है आपका सही आंसर। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट देखो। ये प्रूफ भी मैंने आपको कई सारे प्रूफ करवाए हैं, उनमें से ही है कंसिडर दिस थ्योरम, इस प्रमेय पर विचार कीजिए। इफ n स्क्वायर इज ऑड देन n इज ऑड, दिस कैन बी प्रूव्ड बाय, किसके द्वारा। इफ n स्क्वायर ऑड है यानी विषम है तो n भी विषम होगा। क्या पता कर सकते हैं हम इससे, दिस थ्योरम कैन बी प्रूव्ड बाय कंट्रापोजिटिव प्रूफ से, प्रतिस्थिति उत्पत्ति से, डायरेक्ट प्रूफ से, प्रत्यक्ष उत्पत्ति से, प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन, विरोध उत्पत्ति से, मेथड्स ऑफ डिस्प्रूव, खंडन या डिस्प्रूव विधि से। इसमें देखो भाई, इसका वैसे तो आंसर है प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन जो सीटेट ने मान रखा है, लेकिन इसको है ना डायरेक्ट प्रूफ से तो ये होगा नहीं। कंट्रापोजिटिव प्रूफ भी कहीं कहीं माना जाता है, किसी में ये दे रखा है कंट्रापोजिटिव प्रूफ, किसी में दे रखा है प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। सीटेट ने माना है प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन, तो हम इसी पे जाएंगे, सीटेट का कुछ पता भी नहीं होता, इस बार ये मान लिया अगली बार इसको मान ले, ठीक है, कुछ पता नहीं होता है। आई बात समझ में। तो कुछ ये क्वेश्चन याद रखने वाले। कंट्राडिक्शन में क्या होता है, हम मान लेंगे लेट n स्क्वायर इज इवन, उल्टा मान लेते हैं, हम तो मान लेते हैं लेट n स्क्वायर इज इवन, फिर तो n भी इवन होगा, n इज इवन, फिर बाद में हम कंट्राडिक्टरी पे आ जाते हैं, ये तो एक कंट्राडिक्शन है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये होता है कंट्राडिक्शन। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, समझ आया है नहीं ये वाला प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थ्योरम फिर आ गई, थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन फिर आ गया भाई। Which one of the following statement is not true about a mathematical theorem? एक गणितीय प्रमेय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला है a theorem can be in the form of implication, वो जो प्रमेय होता है वो विवक्षा के रूप में हो सकता है। आई डोंट नो भाई विवक्षा क्या होती है, हिंदी में पहली बार सुना है। ए थ्योरम कैन बी प्रूव्ड, प्रमेय को सिद्ध किया जा सकता है। नॉट पूछा है ना, ए थ्योरम बिकम्स एक्सियोम इफ प्रूव्ड, थ्योरम एक्सियोम बन जाती है अगर वो प्रूव की जाती है। थ्योरम कैन बी बाय कंडीशनल, थ्योरम में प्रमेय में दो शर्तें हो सकती हैं। देखो थ्योरम कैन बी प्रूव्ड, थ्योरम प्रूव की जा सकती है, ये तो सही है। अगर थ्योरम प्रूव्ड है तो वो एक्सियम बन जाता है, ये भी सही है। ए थ्योरम कैन बी बाय कंडीशनल, इसकी दो कंडीशन भी हो सकती है, यानी यही गलत है। ए थ्योरम कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इम्प्लीकेशन, यानी हमें इनका तो पता था ये सही है, इसका मतलब बची है तो यही गलत है, जो गलत है वही सही है क्योंकि नॉट पूछा है, जो गलत है वही सही है क्योंकि नॉट पूछा है। क्लियर है, जो गलत है वही सही है भाई क्योंकि हमसे नॉट पूछा है। आई बात समझ में, जब नॉट पूछा हो तो जो गलत है वही सही है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप ज्यादा क्वेश्चन नहीं है क्योंकि पेपर 2 में है ना सिर्फ 10 क्वेश्चन पूछता है, 10 या 12, 10 या 11 12, ठीक है। पेपर 2 में पेडागोजी के, पेपर 1 में 15 क्वेश्चन आते हैं। Which one of the following mathematical process is an important aspect of algebra in class 6? छठी कक्षा के बीजगणित में गणितीय प्रक्रिया का कौन सा पहलू महत्वपूर्ण है। बीजगणित हो या कोई सा भी गणित हो, अंकगणित हो, सबसे महत्वपूर्ण देखो, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बताना है। मेमोराइजेशन को तो काट दो, जहां पे मेमोराइजेशन आ गई वो तो कटेगा ही कटेगा, ठीक है। मेमोराइजेशन तो होगा ही नहीं, मेमोराइजेशन तो याद करना यानी रटना तो कुछ है ही नहीं, वो तो याद करना कटेगा, ठीक है। अब सबसे मेन बताना है, एस्टिमेशन भी नहीं है, जनरलाइजेशन भी नहीं, सबसे मेन विजुअलाइजेशन होता है। सबसे मेन होता है विजुअलाइजेशन, यानी साकार कल्पना करना, चीजों को देख के। अलजेब्रा में भी क्या होता है, विजुअलाइजेशन। मैथ्स में विजुअलाइजेशन, ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दो चीज है। सबसे पहले विजुअलाइजेशन ही होता है। क्लियर है, याद रखना है। कुछ की टर्म में बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं, रिपीट होके वही आ रहे हैं बार बार, विजुअलाइजेशन, वैन हिल का मॉडल, प्रूफ वाले वही सब आ रहे हैं, तो अच्छे से देख लो इनको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या कहता है भाई,
A teacher of class 7th finds that despite a regular teaching, a student makes errors the teacher should. कक्षा 7वीं की अध्यापिका ने अनुभव किया कि उसके नियमित पढ़ाने के बावजूद, मतलब वो रेगुलर अच्छे से पढ़ा रही है अपने बच्चों को, एक विद्यार्थी गलतियां करता ही रहता है। अध्यापिका को क्या करना चाहिए ऐसे में? क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं? मतलब वो अच्छा पढ़ा रही है, टीचर आप हो या कोई टीचर है, लेडी टीचर है, वो बहुत अच्छा पढ़ा रही है, फिर भी बच्चा गलतियां कर रहा है, तो अध्यापिका को क्या करना चाहिए? गिव्स ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, अभ्यास के लिए उसको बहुत सारे प्रश्न दे देने चाहिए। रेफर द स्टूडेंट टू द काउंसलर, विद्यार्थी को परामर्शदाता के पास भेज देना चाहिए। हाँ भाई इसकी काउंसलिंग करो, ये गलत क्वेश्चंस, गलत आंसर्स दे रहा है, गलती कर रहा है। मतलब स्टडी द एरर्स एंड देयर पॉसिबल कॉजेस एंड डिजाइन हर टीचिंग स्ट्रेटेजी। स्टडी द एरर्स, त्रुटियों को अच्छे से देखो और फिर उसके आधार पर उसके कारणों को पहचानो और फिर उसके लिए अलग से मेथड बनाओ कि उसको किस हिसाब से सिखाया जा सकता है। रिपीट द मेथड 2-3 टाइम्स, एक ही मेथड को 2-3 बार उसे समझाओ कि हाँ तो दिमाग में बैठा, उससे जबरदस्ती बैठवाओ उसके दिमाग में। क्या है, सारे बकवास हैं। गिव्स ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, इससे नहीं होगा कुछ भी। रेफर टू द स्टूडेंट टू द काउंसलर, अरे काउंसलर के पास भेजने से क्या होगा? आपको अपने तरीके बदलने पड़ेंगे जब बच्चे को समझ नहीं आ रहा है। हमेशा ध्यान रखना, अगर बच्चे को समझ नहीं आया तो इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है, टीचर की गलती है। आई बात समझ में? टीचर की गलती है, सिस्टम की गलती है। तो स्टडी दी एरर्स, उसकी गलतियों को अच्छे से देखो, कहाँ गलती कर रहा है, कारणों का पता लगाओ, उससे पूछने की कोशिश करो, फिर उसके लिए एक अलग से मेथड बनाओ कि हाँ अब तुम्हें इस मेथड से पढ़ाया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 एकदम से राइट आंसर है। क्लियर है भाई? बताओ जल्दी से, क्लियर है या नहीं हमारा क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है आपका भाई? 2-3 क्वेश्चन इसमें ना इस पेपर में डाउट पे थे। Which one of the following assessment strategies is best suited to assess the mathematical creativity learners? शिक्षार्थियों में गणितीय संरचना क्या है? रचनात्मक के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन योजना सर्वोत्तम रूप में उपयुक्त है? यानी असेसमेंट के लिए, बच्चे के असेसमेंट के लिए उसकी क्रिएटिविटी को पहचानने के लिए कौन सा बेस्ट है? देखो एनुअल एग्जामिनेशन से तो क्रिएटिविटी पहचान में आएगी नहीं, जो वार्षिक परीक्षाएं होती है उनमें क्रिएटिविटी कहाँ से आई? फील्ड ट्रिप से भी क्रिएटिविटी का पता नहीं लगेगा, उसमें कुछ करना थोड़ी, उसको जो क्रिएटिव होगा वो। इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट से भी नहीं होगा। इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट होता है यानी अनुसंधानात्मक परियोजना, प्रोजेक्ट होता है एक तरीके से कि उसको एक प्रोजेक्ट दे दिया जाए, इससे हो सकता है भाई। प्रोजेक्ट से उसकी क्रिएटिविटी का पता लगाया जा सकता है, लेकिन सीटेट ने माना है 4th और इसका ये आंसर भी हो सकता है। अब सीटेट ने माना है ये तो श्योर नहीं कह सकते, लेकिन इसका फर्स्ट भी हो सकता है। ठीक है, सीटेट ने तो ये माना है 4th। ओलंपियाड एग्जाम में कैसे होगा? ओलंपियाड में तो क्रिएटिविटी थोड़ी दिखती है। इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट ही है इसका, यही लगाओ तुम। ठीक है, इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट यही इसका सही आंसर होगा। क्लियर है? चलो अब आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है या नहीं है अभी तो। Which one of the following activities is most appropriate in teacher learning of data interpretation in class 7th? छठी कक्षा में डाटा इंटरप्रिटेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के शिक्षण अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? पहला है प्रोवाइडिंग सर्वे रिपोर्ट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर, समाचार पत्रों अखबारों से सर्वेक्षण रिपोर्ट कलेक्ट करना। दूसरा है प्रोवाइडिंग वर्कशीट विद ए वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, उसको वर्कशीट देना अलग अलग क्वेश्चंस की। कंडक्टिंग ग्रुप डिस्कशन इन द क्लास में जीडी यानी ग्रुप डिस्कशन, समूह क्या है? समूह में विचार विमर्श करवाना। टेकिंग क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स, अलग अलग बुकों से, अलग अलग किताबों से क्वेश्चंस ढूंढ के लाना और उनको देना। अब डीआई पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका होता है भाई कि ये होगा क्या कि अलग अलग बुक में से उसको क्वेश्चन ढूंढ के ले आओ, क्वेश्चन ढूंढ के ला दो। ये हो सकता है क्या? तुम खुद बताओ। ये नहीं होगा कि अलग अलग बुक में से उसको क्वेश्चंस ढूंढ के लाओ तो उसको डीआई पढ़ाओ, इससे तो वो कुछ भी नहीं सीख पाएगा। सिर्फ रट लेगा उन क्वेश्चंस को, हाँ अलग अलग क्वेश्चंस को रटेगा, वो डीआई उसकी समझ में नहीं आएगा। डाटा इंटरप्रिटेशन, ग्रुप डिस्कशन से डीआई कैसे समझ में आ सकता है ये बताना? उसमें तो करके भी देखना पड़ता है, चीजें करके भी देखनी पड़ती है, ये भी नहीं है। प्रोवाइडिंग वर्कशीट विद ए वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, वर्कशीट प्रोवाइड करना जिसमें तरह तरह के क्वेश्चन है। ये भी एक तरीके से इसके जैसा ही हो गया
प्रोवाइडिंग सर्वे रिपोर्ट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर्स, उसको न्यूज़पेपर से कलेक्ट करके, यानी कंक्रीट मटेरियल ही यूज करना है यहाँ पे भी, उसको न्यूज़पेपर से सर्वे की रिपोर्ट कलेक्ट करके देना। आई बात समझ में, जिससे कि वो हाँ ये सर्वे हुए हैं, अब तुम इसका पूरा डीआई है तुम्हारे पास, अब इनमें से कोई भी क्वेश्चन तुम कैसे बनेगा कैसे नहीं करो अच्छे से। क्लियर है? बताओ जल्दी से, क्लियर है या नहीं? प्रोवाइडिंग सर्वे रिपोर्ट फ्रॉम न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर से, समाचार पत्रों से सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए उसको, तब वो डीआई को अच्छे से सीख पाएगा। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। थैंक यू। आगे नहीं है कुछ भी, यही क्वेश्चंस थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और यहाँ पे आपका मैथ्स पेडागोजी के प्रैक्टिस सेशन समाप्त होते हैं। ये लास्ट सेशन था हमारा। इनमें हमने क्या किया है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की मैथ्स पेडागोजी की है अच्छे से। आपको सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाए हैं मैंने, एटलीस्ट 5-6 साल के, इनमें से ही क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी आपको जो मैंने पेडागोजी की वीडियो करवाई हुई है उसमें से क्वेश्चंस बनेंगे, उसको अच्छे से देख लेना। और आई होप कि आप पेडागोजी में से आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।